नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि क्या एक बार फिर से ब्राह्मण पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में अपने चरम पर पहुंच रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर, सरकारी आवास पर 100 बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर न सिर्फ उनके पैर पखारे बल्कि उन पर पुष्प वर्षा की, उन्हें भरपेट भोजन कराया और दक्षिणा भी दी और उनसे आशीर्वाद भी लिया। आखिर ब्रजेश पाठक के इस व्यवहार को कैसे देखा जाए? यदि ये ब्राह्मण वोट बैंक की गोलबंदी का मामला है तो किसी अन्य समुदाय के कार्यक्रम में तो ब्रजेश पाठक इतने खुले तौर पर नहीं दिखे हैं। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर किसी अन्य समुदाय के लोगों को बुलाकर तो ऐसा मान सम्मान नहीं किया है। तो अब जबकि वो सरकार में डिप्टी सीएम हैं और ऊंचे ओहदे पे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक का ही सहारा रह गया है? क्या वो सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे ही यूपी में लगातार तीसरी बार सरकार बना लेगी और उसे सरकार बनाने में किसी अन्य समुदाय के वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी? ब्रजेश पाठक के व्यवहार से तो कम ऐसा ही परिलक्षित हो रहा है। ब्रजेश पाठक के अपने सरकारी आवास पर किए गए इस कार्यक्रम से ये भी संदेश गया कि क्या ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी के हो चले हैं, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले पे विपक्षी दलों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और जो उनका रुख सामने आया है, बहुत कुछ ब्रजेश पाठक का उनसे मिलता जुलता है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले में व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर सदन में, विधानसभा के अंदर बड़े आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने का किसी को हक नहीं मिलना चाहिए और वो कानून का पालन करते भी हैं और पालन करवाएंगे भी। यानी कि सरकार का रुख स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले पर बिल्कुल स्पष्ट है। तो फिर ब्रजेश पाठक इसके उलट स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए उनका ये काम जनता के सामने दिख रहा है? ब्रजेश पाठक न सिर्फ ब्राह्मण बिरादरी के हैं बल्कि वो सूबे के कैबिनेट मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री के होने के नाते उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो क्या ब्रजेश पाठक अपने इस राजनीतिक स्टंट के अलावा अपने मूल काम पर भी ध्यान दे रहे हैं? हमारे बटुकों का अपमान हुआ है और जिन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया उनको पाप मिलेगा और पापी कहलाए जाएंगे। तो फिर सजा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आखिर क्या वजह कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर के सजा नहीं दिला पा रहे हैं? कल अपने घर पर बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी, फूल फेंक कर उनका स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे। अरे माननीय उप जी, आप सरकार के उप हैं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं कराई? 1.5-2 महीने से आप कहां थे? किस चिर निद्रा में लीन थे? अभी अभी आप सोकर उठे हैं और अभी आपको ज्ञान हुआ अचानक कि बटुक ब्राह्मणों का अपमान नहीं होना चाहिए, शिखा नहीं खींची जानी चाहिए, ये बहुत गलत हो गया। अगर आपको इस बात का बोध हो गया है तो आप तत्काल सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। आपको इस्तीफा सरकार के मुंह पर मार देना चाहिए कि आपके समाज के लोगों का, बटुक ब्राह्मणों का, पूज्य शंकराचार्य का अपमान हुआ है। तो माना जाएगा कि बटुक ब्राह्मणों पर फूल बरसाना, तिलक लगाना, चंदन लगाना आपका सही है, वरना माना जाएगा कि आप सियासी ड्रामा कर रहे हैं। क्या कभी आपने अस्पतालों की दुर्दशा को लेकर कभी ब्रजेश पाठक को सख्त रुख अख्तियार करते हुए या उस पर डे टू डे बोलते हुए सुना है? हाल फिलहाल में तो ऐसा नहीं दिखा है। सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए, पर्ची कटाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है, डॉक्टर अपने चेंबर से गायब रहते हैं, जितनी दवाएं वो मरीजों को डॉक्टर लिखते हैं उतनी दवाएं अस्पतालों से लोगों को मिल नहीं पाती। पिछले 5-7 सालों में सरकारी अस्पताल के फीस में भी बहुत बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इन सबसे उलट ब्रजेश पाठक ब्राह्मण वोट बैंक और बटुकों की पूजा में लगे हुए हैं। ये तो कुछ चंद उदाहरण है जिससे पता चल रहा है कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। लेकिन दर्जनों ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां अलग अलग जिलों में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मरीजों की मौत हुई है। आपको 3-4 एग्जाम्पल देते हैं। शुरुआत अयोध्या से करते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण एक महिला मरीज की मौत हो गई और जमकर हंगामा किया गया। इसके अलावा कानपुर के हाईलैट अस्पताल में तो डॉक्टरों ने सारी हदें पार कर दी। हाईलैट अस्पताल में एक जिंदा व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल किए मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों की शिकायत पर जब अस्पताल पुलिस पहुंची
तो मरीज की सांसें चल रही थी। हंगामे के बाद फिर मरीज को भर्ती कराया गया। कानपुर से बाहर निकल के लखनऊ की बात करते हैं, राजधानी की बात करते हैं। लखनऊ के गोसाईगंज सीएचसी में महिला का ऑपरेशन करने के दौरान डॉक्टरों ने उसके पेट में गॉज छोड़ दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह लचर और निचले पायदान पे पहुंच गई है। और तो और कुछ ही दिन पहले बिजनौर में डायलिसिस के दौरान बिजली चली गई और जब जेनसेट चलाने की बारी आई तो पता चला कि उसमें तेल नहीं था। बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई और डायलिसिस के दौरान मरीज की मौत हो गई। क्या ब्रजेश पाठक को कभी आपने इन सब मामलों पर भी तल्ख रुख अख्तियार करते या कुछ बोलते हुए सुना है? ये वही ब्रजेश पाठक हैं जो 2017 से 22 की सरकार में जब कानून मंत्री थे तब कोरोना काल के दौरान आए दिन सरकार को चिट्ठी लिखा करते थे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कोरोना काल में कैसे राहत पहुंचाई जाए। और शायद इसी को देखते हुए 2022 से 27 के सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़कर चाहे अन्य किसी भी विभाग की बात हो, ब्रजेश पाठक हाजिर रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उनसे लड़ना, उनका मुकाबला करना या उनका समाधान निकालना शायद उनके बस का नहीं रहा। और दरअसल ये ऐसा भी है क्योंकि ब्रजेश पाठक का पूरा राजनीतिक जीवन यदि देखें तो घर में रहकर ही घर की मुखालफत करने की उनकी पुरानी आदत है। एक बार उनके राजनीतिक सफर पे नजर डालें तो ब्रजेश पाठक लगभग प्रदेश की सभी पार्टियों में रह चुके हैं। जहां अपनी नाव डगमगाते देखते हैं वहां से वो कट लेते हैं और दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। राजनीतिक सफर की शुरुआत करें और चुनाव लड़ने की शुरुआत करें तो 2002 में सबसे पहले ब्रजेश पाठक ने हरदोई की मल्लावा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। उन्होंने देखा कि कांग्रेस का प्रदेश में कोई भविष्य तो है नहीं, तो 2004 में बसपा में शामिल हो गए। मायावती ने उन्हें टिकट दिया और वे उन्नाव से सांसद बन गए। कुछ दिनों बाद मायावती ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा, लेकिन जैसे ही प्रदेश में बसपा की हालत पतली होती गई वो बसपा से भी बाहर निकल आए। 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लखनऊ मध्य विधानसभा से 2017 का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो जीते, विधायक बने और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन जब लगा कि 2022 तक लखनऊ मध्य की जनता उन्हें फिर से दोबारा नहीं जिताएगी तो उन्होंने विधानसभा क्षेत्र बदल दिया। अब लखनऊ की भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट लखनऊ कैंट से 2022 में ब्रजेश पाठक ने चुनाव लड़ा, जीते और स्वास्थ्य मंत्री बने। इतना सब कुछ होने के बाद, दो बार कैबिनेट मंत्री रहने के बाद ब्रजेश पाठक की लाइन न सिर्फ पार्टी से अलग है बल्कि जिस विभाग की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है उस विभाग की क्या व्यवस्था है ये हम आपको बता चुके हैं। तो आखिर ब्रजेश पाठक का ऐसा व्यवहार क्यों दिख रहा है? सरकार में रहते हुए सरकार की मुखालफत करना क्या उनकी दिनचर्या का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि वो सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंकों की गोलबंदी में लगे हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोशल इंजीनियरिंग का क्या होगा जिसमें सभी समुदायों को, सभी जातियों को एक छत्र के नीचे खड़ा करने की कोशिश की गई। काशी विश्वनाथ का जब कॉरिडोर बना तो वहाँ काम करने वाले मजदूरों पर नरेंद्र मोदी ने पुष्प वर्षा की। प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ तो वहाँ के सफाई कर्मियों पर उन्होंने पुष्प वर्षा की और उनका मान सम्मान किया। ये नरेंद्र मोदी की वो सोशल इंजीनियरिंग का ही फॉर्मूला था जिसमें सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे बल्कि दलित और पिछड़ों पर भी जोर दिया गया। लेकिन क्या ब्रजेश पाठक को सिर्फ ब्राह्मणों को ही खुश करने पर सब कुछ मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है? और क्या उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल इंजीनियरिंग का कोई ध्यान नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले कौन कौन से नेता क्या क्या गुल खिलाते हैं और किसका फॉर्मूला फिट बैठता है और किसका फॉर्मूला पिट जाता है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।